गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर। सो आज हम नया एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ओर्स एंड मेटलर्जी। लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा। लास्ट में मैंने कुछ दो क्वेश्चंस भी दिए थे। वी विल डिस्कस दैट टू इन टुडेस लेक्चर, बट बिफोर गोइंग टू दैट थोड़ी सी बात आप लोगों की भी कर लें। आजकल थोड़ा आपका जो फॉर्म है या आप कह सकते डेडिकेशन है टुवर्ड्स प्रिपरेशन थोड़ा कम हो गया है। असाइनमेंट मुझे भी कम मिले हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी कम आ रहे हैं। आई नो कि काफी दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है एंड आप लोग एफर्ट लगा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं पढ़ने की, बट कुछ ना कुछ पोर्शन वीक रह जा रहा है या फिर वो जो कंसिस्टेंसी वो नहीं बन पा रही है। बट आपने कहावत सुनी होगी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो अगर थोड़ी दिक्कत भी आ रही है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, बट ट्राई करते रहो। रहा बात कि आपको लगता होगा नहीं सर कि अभी पढ़ तो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा बाद में क्या होगा। कोई भी चैप्टर आपका वीक रह जाता है। लेट से कि मान लो आपने पढ़ा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका वीक है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीक रह गया तो वी कैन नॉट डिस्कस दैट। इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि गाइडलाइन से गवर्नमेंट की थोड़ी सी मजबूरी है, सो दैट की लॉकडाउन लगा एंड इंस्टीट्यूट अभी ओपन नहीं है, बट जिस दिन भी ओपन होगा, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो पूरे चैप्टर स्टार्टिंग से भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट, क्योंकि अभी आप लोग के पास समय है, आप एफर्ट लगाओगे तो काफी चीजें खुद समझने की कोशिश कर सकते हो। लेक्चर आपको गाइडलाइन दे रहा है, एनसीईआरटी आप पढ़ें एंड उसके आगे आगे बढ़े। सेल्फ स्टडी इज द ओनली वे सो दैट कि आप ग्रो कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो असाइनमेंट्स जो मुझे मिलते थे थोड़ा उसका नंबर घट गया है एंड एग्जाम्स भी कुछ कम लोग दे रहे हैं। तो एफर्ट आपको अपने साइड से लगाना हो सेल्फ स्टडी के लिए, बिकॉज इस साल तो एग्जाम का कभी फिक्स नहीं है। नेक्स्ट ईयर पेपर तो होगा, आपको पेपर में क्लियर भी होना है। सो ओवरऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। सो लास्ट टर्म पे बात करते हैं। लास्ट में हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उसके असाइनमेंट्स भी दी थी। कुछ लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की है, मुझे आंसर्स भेजे ताकि मैंने लेवल 2 भी दिया था, आपने सॉल्व किया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, ओर्स एंड मेटलर्जी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर देखे जाए जिससे जेईई या नीट में डायरेक्ट सवाल आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, पहला था हमारा 11th में बॉन्डिंग, ओके। दूसरा है था जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसके बाद अगर देखा जाए तो मेटलर्जी। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप बोलोगे सर आपने ब्लॉक केमिस्ट्री लिखी नहीं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लिखी नहीं, या वो सारे भी हैं। मतलब आपके पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक ये पार्ट और साथ ही साथ PBFS ब्लॉक केमिस्ट्री ये भी है। बट जनरल ट्रेंड अगर देखा जाए तो ये 3 काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इससे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें आपको थ्योरी में यूज होते रहती हैं, ये भी है। इंपॉर्टेंस वाइज अगर देखा जाए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है तो ऊपर के 3। तो 2 तुम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ने वाले ओर्स एंड मेटलर्जी। तो ओर्स एंड मेटलर्जी की बात करते हैं। ओर्स एंड मेटलर्जी को समझने की सबसे पहले ये बात समझो कि मेटलर्जी होता क्या है। और मेटलर्जी को समझने के लिए हम टिपिकल टर्म देखते हैं जो डिस्कस कर रहे हैं हम, वो है मिनरल। व्हाट इज मिनरल? नाम सुना होगा आपने, कई बार हिंदी में आप कहते हैं इसको मिनरल खनिज। इट इज अ सिंपल टर्म दैट इज यूज्ड। व्हाट इज मिनरल? पहले ये समझो मिनरल क्या होता है, ठीक है। एनी नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, एनी नीचे में एग्जिस्ट करता सब्सटेंस, नेचुरल अकरिंग, एनी नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, any natural occurring substance in which metals exist as
एज इन नेटिव फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म। कोई भी नेचर में नेचुरल सब्सटेंस जिसमें मेटल, इस बात को ध्यान रखिए, हम लोग मेटल की बात करें, नॉन मेटल की बात नहीं हो रही। मेटल कंबाइंड या नेटिव फॉर्म में मिलता है। लाइक आपने कई बार नाम सुना होगा Fe2O3, इसको क्या कहते हैं आप लोग? हेमाटाइट। ये भी क्या है? मिनरल है। नाउ कमिंग टू Al2O3.2SiO2 .2H2O, दिस इज क्ले। हिंदी में आप कहते हैं चिकनी मिट्टी, ठीक है, इट इज टाइप ऑफ सॉइल। ये भी एक मिनरल है। यहां पे कौन सा आपको मेटल मिला? तो आयरन था। यहां पे कौन सा मेटल है? एल्यूमिनियम। सिलिकॉन इज नॉट अ मेटल, इट इज अ मेटल, ठीक है। इसके अलावा हम और भी बात कर सकते हैं। ये हो गया सिंपल आपके पास मिनरल। एक चीज और ध्यान रखिएगा, नेटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे गोल्ड, गोल्ड किसी से कंबाइंड नहीं, ये सारे क्या ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है, क्योंकि गोल्ड क्या है? नेटिव फॉर्म है। प्लैटिनम अगर कोई किसी से कंबाइंड नहीं तो उसको क्या कहते हैं? दैट इज नेटिव। पासन आगे मिनरल क्या है? मिनरल एक ऐसा नेचर में मिलने वाला सब्सटेंस है जिसकी आपका मेटल इसमें कंबाइंड या फ्री स्टेट में मिलता है। नेटिव मतलब फ्री स्टेट। मिनरल के साथ ही एक टर्म और सामने आता है, दैट इज ओर। मिनरल होता है एक, ओर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर? अब ये समझते हैं ओर क्या होता है। ओर एक टाइप का मिनरल ही होता है। ओर इज अ टाइप ऑफ मिनरल, मिनरल फ्रॉम विच metals can be extracted. Metals can be extracted. Metals can be extracted conventionally and economically. Conventionally निकाल सकते हैं and economically. यहां पे आपको कई बार ऐसे प्रोसेस सामने आएंगे जिसमें आप कहोगे सर ऐसा नहीं, ऐसे करते तो आसान होता, बट हम ऐसा करते नहीं है क्योंकि मशीनरीज अवेलेबल नहीं है। कन्वेंशन मतलब जो मशीनरी अवेलेबल है उसको हम फॉलो करते आ रहे हैं, दैट इज कन्वेंशनल। इकोनॉमिकली मतलब मेटल को निकालने के लिए जो प्रोडक्शन का मेथोडोलॉजी है वो मॉनिटरी आपको बेनिफिट देता हो, ठीक है। इकोनॉमिकल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, सिंपल में, ठीक है। इससे ये बात समझ में आती है कि ईच मिनरल इज अ each ore is a mineral. हर ore mineral होता है, each ore is a mineral, but reverse is not true. हर mineral ore नहीं होता, reverse isn't true. Okay? तो हमें डिफरेंस पता चलिए मिनरल क्या है और ore क्या है। जैसे कि मान लो ये क्ले था, ठीक है। क्ले में से एल्युमिनियम नहीं निकाला जाता, क्यों? क्योंकि यहां पे सिलिकॉन भी है, सिलिकॉन का अमाउंट बहुत ज्यादा है। एल्युमिनियम को निकाला जाता है बाय एन ओर नोन एज Al2O3.2H2O। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बॉक्साइट। यहां से एल्युमिनियम निकाला जाता है क्योंकि यहां पे एल्युमिनियम बहुत ज्यादा मिलेगा। इकोनॉमिकली इट इज मोर कन्वीनियंट टू एक्सट्रैक्ट एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट रादर देन फ्रॉम क्ले। अभी आपने देखा कि मिट्टी को आप लेके गए वहां से एल्युमिनियम निकाला नहीं, क्योंकि एल्युमिनियम का कंटेंट कम मिलता है। जितना आप कॉस्ट उसमें लगाओगे उससे कम आपको एल्युमिनियम मिलेगा। दैट्स व्हाई कहां से निकालते हैं? बॉक्साइट से। ओके, सिमिलरली ये हेमेटाइट जो है ये भी एक ओर ही है। आप लोग से वहां पे एग्जाम्पल लिखा, मैंने बोला यहां पे आपको बात समझे आप। हर ओर मिनरल होता है, दोनों एक तरह के मिनरल भी हैं, बट जहां से निकाला जा सकता है मिनरल से वो ओर कहता है। तो Fe2O3 से आगे निकलते हैं, इसलिए ओर है। बात समझ में आनी चाहिए। ओके, तो मिनरल ओर का डिफरेंस तो समझ में आ गया आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये बात समझ लो आप
आपको इतनी बात तो याद रहती है कि मेटल को जब निकालते हैं तो माइंस से निकालते हैं। तो माइंस में मेटल के साथ कुछ इंप्योरिटीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं? गैंग और मैट्रिक्स। गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। मूवी वाला मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, इट्स बिट डिफरेंट, ठीक है। ये क्या है? गैंग और मैट्रिक्स इज नथिंग बट impurity present in the ore। ओर में जो भी इंप्योरिटी होगी उसको गैंग कहेंगे। इसका इस तरह से आता है गैंग, ठीक है, गैंग और मैट्रिक्स। इंप्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर। जनरली जो इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है सबसे कॉमन क्या है? तो बालू या मिट्टी, SiO2 जनरल जो इंप्योरिटी मिलती है। तो मिट्टी है या कोई और इंप्योरिटी है, इस इंप्योरिटी को हटाते हैं, बाय वेरियस टेक्निक, ठीक है, उसी को मेटलर्जी कहा जाता है। व्हाट इज मेटलर्जी? मेटलर्जी इज नथिंग बट प्रोसेस टू extract metals from ore। ओर से मेटल्स को निकालने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज योर मेटलर्जी। ओके, ये मेटलर्जी इतना इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे जेई का एग्जाम देते हैं और इंजीनियरिंग का देखते हैं तो वो सोचते हैं कंप्यूटर साइंस में, बट उनको ये बात पता है कि कई सारे और ब्रांचेस भी होते हैं। कंप्यूटर साइंस इज ए ब्रांच, electrical engineering is a branch, mechanical engineering is a branch, chemical engineering is a branch, but they are a branch known as metallurgical and mining engineering, जो इससे रिलेटेड है। अब ये ब्रांच है, इसके सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो ये पर्टिकुलर कोर ब्रांच है। जियोलॉजी, मेटलर्जी, मटेरियल साइंस, ये सारे इसी से रिलेटेड है, इसलिए सवाल इससे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। नीट में भी पूछा आता है क्योंकि पेपर जो होता है लगभग सिमिलर रह जाता है, तो इस पे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, क्वेश्चन फिक्स होते हैं जो आते हैं। सो इस बात से ध्यान रखें। मेटलर्जी आपको समझ में आ गया। मेटलर्जी इज अ प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर से निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं मेटलर्जी की। अगर बात करें, मेटलर्जी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, मेटलर्जी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है दैट इज नोन एज पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी इज डिराइव फ्रॉम द टर्म पायर। पायर क्या होता है? PYRE। लकड़ियों में जो आग लगाते हैं दैट इज फायर, ठीक है। तो आग का टर्म आ गया फायर, ठीक है। तो पायरोमेटलर्जी, मेटलर्जी इन्वॉल्विंग फायर, मेटलर्जी इन्वॉल्विंग फायर। अगर फायर को इन्वॉल्व करते हैं उसको कहेंगे पायरोमेटलर्जी। जैसे कि आयरन को जो निकालते हैं, आयरन फ्रॉम हेमाटाइट से निकालते हैं तो उसको हम पायरोमेटलर्जी कहते हैं। दूसरा है आपके पास पायरो के बाद हाइड्रोमेटलर्जी। नाम में वैसे हाइड्रो आ जा रहा है, ये समझ में आ रहा है किसी न किसी सॉलिड का यूज हो रहा है। ऐसे टिपिकल टर्म में लगता है सॉलिड वाटर ही होगा, बट ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है मेटलर्जी इन्वॉल्विंग द सॉल्वेंट, मेटलर्जी इन्वॉल्विंग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का यूज करेंगे तो लाइक गोल्ड को जब निकालते हैं, ठीक है, तो ये सॉल्वेंट यूज करते हैं NaC। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। एक हो गया बायोमेटलर्जी, दूसरा हो गया हाइड्रोमेटलर्जी। थर्ड जो होता है
दैट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी. Third is electrometallurgy. What is electrometallurgy? So metallurgy involving electricity. इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है और मेटलर्जी कराई जाती है, मेटलर्जिकल प्रोसेस कराया जाता है, तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं. जैसे कि याद होगा एस ब्लॉक में सोडियम के एक्सट्रैक्शन टाइम पे हमने बात की थी डाउन सेल की. ठीक है, डाउन सेल, या फिर अगर डाउन सेल नहीं याद आ रहा है तो अभी किसी कितना समझ लो, सोडियम मेटलर्जी. बात हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी की है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने बताया था कि एक एनोड पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, मेटल डिपॉजिट होता है, फैराडेस लॉ पढ़ा था. तो मेटल डिपॉजिट होने मतलब एक तरीके से मेटल ही है ना. मेटलर्जी है क्या? मेटल का एक्सट्रैक्शन ही है. तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ, तो किस तरह का मेटलर्जी हुआ? इलेक्ट्रो. व्हाट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी? इलेक्ट्रिसिटी का यूज. हाइड्रोमेटलर्जी सॉल्वेंट का यूज. फायरोमेटलर्जी हीट का यूज. फायर का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट हीट. ऐसा नहीं कि हमेशा फायर से ही देंगे. तो मेटलर्जी इन्वॉल्विंग हीट. ठीक है, आप फायर को हटा नहीं तो अदरवाइज आप कंफ्यूज हो गए. ठीक है, जनरली फायर से ही दिया जाता है, बट हीट. ये 3 टाइप के हुए. अब कब क्या लगेगा ये भी समझना चाहेंगे कई बार आप, तो वो भी बात आप समझने की कोशिश करेंगे. बिफोर दैट लिखो इसको. तो कब क्या लगेगा वो समझे. याद होगा मैंने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी और मैंने उसके लिए राइमिंग भी बताई थी, निमोनिक बताया था. चलिए दोबारा लिखते हैं उसको. क्या था हमारा? ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर, कार, फ्रिज को नहीं स्नेह. ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी डीज कर दिया मैंने यहाँ पे, फ्रिज सीडी को नहीं स्नेह. फिर प्रभु ही उठा होगा आज. ओ लास्ट में हमारा ऑब्वियसली लैटिन. ये रिएक्टिविटी सीरीज जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आया था और ये मैं पहले भी आपको रिडॉक्स में पढ़ा चुका हूं. ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं, लिथियम से अगर बात करते हैं, लिथियम बहुत रिएक्टिव है. ठीक है, पोटेशियम रिएक्टिव, कैल्शियम रिएक्टिव, सोडियम रिएक्टिव, मैग्नीशियम भी रिएक्टिव है. ठीक है, तो यहां से लेके अगर हम देखते हैं ऑलमोस्ट एल्यूमिनियम तक वी अप्लाई इलेक्ट्रोमेटलर्जी. इलेक्ट्रोमेटलर्जी किसके लिए अप्लाई करते हैं? वी अप्लाई फॉर वेरी रिएक्टिव मेटल्स. बहुत रिएक्टिव मेटल्स है उनके लिए अप्लाई होता है. ठीक है, जबकि फिर मैंगनीज की बात करते हैं. मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, फिर लेड. यहां तक अगर हम बात करेंगे तो अप्लाई पायरोमेटलर्जी. मतलब मॉडरेट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिविटी. सबसे नीचे जो आएंगे इनके लिए हाइड्रो लगाया जाता है. हाइड्रोमेटलर्जी. ठीक है, हाइड्रोमेटलर्जी किनके लिए? तो लीस्ट रिएक्टिव. वैसे मैंने बाइफर्केशन किया है, बट बाउंड्री केसेस ओवरलैप भी हो सकती है. ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन वैसे ही नॉन मेटल काउंट ही नहीं होगा. कॉपर हो सकता है, उसमें पायरो भी लग रहा हो, तो ओवरलैपिंग हो सकती है. बस मैं ये समझाने के लिए बताना चाह रहा था कि इलेक्ट्रो बहुत रिएक्टिव के लिए लगता है, पायरो मॉडरेट के लिए लगता है, और हाइड्रो लीस्ट रिएक्टिव के लिए लगता है. ओके, आई थिंक बात यहां तक क्लियर हो चुकी होगी. तब कौन सा मेटलर्जी लगता है.
तो हमने पढ़ा ओर क्या होता है, मिनरल क्या होता है, गेन क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है और मेटलर्जी होता क्या है। अब बात करते हैं ओर की थोड़ी डिटेल में, ठीक है। वी विल गो इनटू द डिटेल ऑफ ओर्स। Now we will discuss the types of ore in detail. ore को मैंने दो तरह से कम कहा था। पहला नेटिव कहा था, नेटिव मतलब फ्री स्टेट या फिर इनर्ट, ओके। दूसरा कंबाइंड, ठीक है। तो नेटिव मतलब मेटल किसी रिएक्शन नहीं कर रखा है, लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर एक्सेट्रा, फ्री स्टेट में मिलता है। जनरली कहाँ मिल जाएगा आपको, रिवर बैंक्स में मिल जाएगा, ठीक है। किसी का कंबाइन नहीं होता। कंबाइन जो होता है मतलब एक मेटल किसी और मेटल या नॉन मेटल से कंबाइन होगा। इसके कई टाइप्स हो सकते हैं, तो थोड़ा इसको और डिस्कस करते हैं। कंबाइन का मतलब समझ में आ रहा है कि एक से ज्यादा आपके पास एलिमेंट्स से कंबाइन हो। पहला ये हो सकता है इट कैन बी हलाइड। हलाइड का मतलब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन फॉर्म, लाइक एग्जांपल लेते हैं AgCl। क्या कहते हैं इसको, इसका नाम है हॉर्न सिल्वर। इसको हम कहते हैं हॉर्न सिल्वर। नाम याद रखना है, कॉमन नेम भी डायरेक्ट पूछा गया है। आप सोचोगे कि कॉमन नेम नहीं याद रखना है, जी एडवांस ने भी पूछ रखा है कॉमन नेम। तो कॉमन नेम की मैं आपको शीट भी दूंगा, बट थोड़ी थोड़ी आप अभी भी कोशिश करेंगे, ओके। AgCl इज नथिंग बट इट इज नोन एज हॉर्न सिल्वर। NaCl इज नोन एज रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दो एग्जांपल सफिशिएंट है, और भी ले सकते हो, CF2 ले सकते हो। इसके बाद हाइलाइट के बाद अगर बात करते हैं, वी कैन टेक सल्फाइड। लाइट के बाद सल्फाइड, अच्छा कॉमन एग्जांपल अगर देखा जाए सल्फर के साथ, तो ZnS, तो कहते हम लोग जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। फिर कहते हैं FeS2, आयरन पायराइट, also known as fool's gold, ठीक है। CuFeS2, कॉपर पायराइट, Cu2S, कॉपर ग्लैंस। कई तरह के सल्फाइड फॉर्म्स में मिल सकता है आपको, ठीक है। तो सल्फाइड इज ऑल्सो पॉसिबल। मैं नाम सारे आपको शीट कंप्लीट बना के मिलेगी आपको, वो आपको याद करनी, बट अभी आप समझे। तो हैलाइड हो गया हैलोजन के साथ, सल्फाइड हो गया सल्फर के साथ, ओके। दो हो गए। अब सोचिए सर सबसे कॉमन तो आपके पास जो था आपने यही नहीं था, वी विल टेक दैट। इसके बाद हम बात करते हैं, वी हैव ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड मतलब क्यों लिखा, ऑक्साइड डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि ऑक्सीडाइज भी दो तरह के हैं। एक हो सकता है ऑक्साइड, ऑक्साइड में क्या आ गया Fe2O3, नाम क्या इसका, हेमाटाइट। Fe3O4, क्या नाम है इसका, मैग्नेटाइट। Al2O3.2H2O, दैट इज नोन एज बॉक्साइट, ठीक है। हैलाइड हो गया, सल्फाइड हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्साइड में ऑक्साइड हो गया। अब थोड़ा सा मैं और ले लेता हूं आपके पास, अनदर टाइप यहां लिख रहा हूं, आप अलग से यहां पे इसको चाहिएगा, ऑक्सी सॉल्ट,
सी सॉल्ट होती है, जैसे कि इट कैन बी नाइट्रेट लाइक ZnNO3, जिंक नाइट्रेट हमने ले लिया, सिलिकेट वी आर ZrSiO4, क्या कहते हैं इसको, ज़रकॉन, ज़रकॉन नाम है। नाइट्रेट हो गया, सिलिकेट हो गया, फॉस्फेट, फॉस्फेट हो सकता है, Ca3PO4 वर्ड्स भी पॉसिबल। नाइट्रेट, सिलिकेट, फॉस्फेट, कॉमन में एक और फिर आएगा कार्बोनेट FeCO3, also known as सीधे। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। दो टाइप के मैंने पहले बोला, नेटिव, कंबाइंड, कंबाइंड के 3 टाइप, हैलाइड, सल्फाइड, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज के 2 टाइप, ऑक्साइड एंड ऑक्सी सॉल्ट। 2 और आपको याद रखने हैं, U3O8 एंड THO2। शायद आपको नाम पता हो, इसको कहते हैं हम लोग पिच ब्लेंड। इसमें आएंगे ऑक्साइड का एग्जांपल है, आइए मोनाजाइट। दोनों में फेमस है, क्यों फेमस है? बिकॉज बोथ आर रेडिएक्टिव। जिस कंट्री के पास होता है दे स्पीक अ लॉट, आपको तो पता ही हमारी नेबरिंग कंट्रीज के पास है, ठीक है, तो वो से न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं और उसके बाद दे स्पीक अ लॉट। यानी नॉर्थ कोरिया के पास भी these both are very very important for security purpose as well as economic purpose। ये कंप्लीट ओर्स का अभी बाइफरकेशन ट्री डायग्राम आप बस नोट करें, ठीक है। एग्जाम्पल जितने लिखे उतने लिख लो। मैं जितने एग्जाम में पूछ जा सकते हैं, अराउंड 40 ओर्स हैं, वो शीट आपको मिलेगी, आपको याद करना होगा, क्योंकि आप देखोगे पीवीसी में डायरेक्ट ओर्स के नाम पूछे गए हैं। अगर आपको याद नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप कोशिश करेंगे कि इसको याद ही कर लें। ओके, ट्री डायग्राम नोट कर लो, ठीक है, तो देख दो। तो हमने बेसिक डेफिनेशंस देख लिए और के टाइप्स भी देख लिए, उसको याद करने का हमने कहा है कि आपको शीट भी मिल जाएगी। अब देखते हैं मेटलर्जी कैसे करते हैं। याद होगा मैंने क्या कहा था, माइन से निकालते मेटल्स को, माइन से मेटल को निकाल लिया, ठीक है। तो मेटल में काफी ज्यादा इंप्योरिटी, मिट्टी काफी ज्यादा है, डायरेक्टली उसको निकाल के आप यूज कर सकते हो क्या? नो, मेटलर्जी प्रोसेस है ना, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ाई करते हो, एग्जाम देना चाहते हो, पहले आप क्लास 1 पढ़ते हो, 2 पढ़ते हो, 3 पढ़ते हो, 4, 5, 6, और उसके बाद जाके आप एग्जाम देते हो नीट या जेईई का, ठीक है। तो वैसे ही हम देखते हैं कि मेटलर्जी भी एक प्रोसेस है, तो स्टेप्स फॉलो होते हैं। स्टेप्स क्या क्या है? स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं? 1 बाय 1 एक एक स्टेप हमारे पास आएगा, वो आप करेंगे। सबसे पहला है कंसंट्रेशन, या फिर इसको एक और क्या होता है, इनरिचमेंट ऑफ ओर। मतलब मेजर इंप्योरिटी हटा के आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, ठीक है, ओर का। पहला स्टेप सिर्फ अभी याद रखो, वन डिस्कस डिटेल में भी करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जैसे ही इसका कंसंट्रेशन हो जाता है हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं ये रीजन समझेंगे, बट कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकंड इज कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, थर्ड रिडक्शन ऑफ ओर, ओर का रिडक्शन करेंगे, एंड फोर्थ रिफाइनिंग और स्लैश प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर, ओर का रिफाइनिंग या फिर प्यूरिफाई करेंगे। कंसंट्रेशन, कन्वर्जन, उसके बाद रिडक्शन, उसके बाद प्यूरिफिकेशन। इसमें एक जीरो लेवल और जोड़ लेते हैं स्टेप में। सबसे पहला स्टेप कंसंट्रेशन नहीं होता है, एक हमने और जोड़ दिया, नोट कहीं लिखा नहीं जाता बट मैंने लिख देता हूं आपको, इट इज पल्वराइजेशन। सबसे पहला स्टेप ये होता है, स्टेप 0। व्हाट इज पल्वराइजेशन?
बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, तो ब्रेकिंग ऑफ बिगर स्टोन्स, ब्रेकिंग ऑफ बिगर चंक्स इनटू स्मॉलर ओन्स, बिगर चंक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। बड़े बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। कैसे? तो स्टोन क्रशर यूज करते हैं, हैमर यूज करते हैं उससे, इसलिए इसको मेंशन नहीं करते क्योंकि कोई प्रॉपर टेक्निक नहीं है। कैसे तोड़ोगे? डायनामिट लगाया, पहाड़ को तोड़ दिया, उसके बाद क्या करते हैं, हथौड़े से तोड़ते हैं, एक क्रशिंग मशीन में डाल देते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या हो गया? स्टेप 0 दैट इज पल्वराइजेशन। इसको 1 लिखते हैं, पल्वराइजेशन, कंसंट्रेशन, कन्वर्जन टू ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ ओर, लास्ट में रिफाइनिंग या फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर। ये 5 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे हमेशा। तो सबसे कॉमन क्या है? कॉमन है हमारा पल्वराइजेशन। अगर बाय द वे किसी भी ओर में एक भी स्टेप मिस होता है, और कोई भी ओर है लाइक कन्वर्जन टू ऑक्साइड, स्टेप नहीं है आपके पास किसी भी ओर के लिए, तो अगर ये मिस हो गया तो कोई बात नहीं, उसका अगला स्टेप करेंगे, फॉलो यही करेंगे। अगर वो पहले से ऑक्साइड में है, ये थर्ड स्टेप नहीं करना है, तो उसके नेक्स्ट वाला करते हैं। तो स्टेप मिस हो रहा होगा किसी और के लिए, उसके नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। बट हम किसी स्पेसिफिक ओर के बारे में समझने के लिए पहले जनरली कैसे ये फॉलो होता है, 5 स्टेप्स देखेंगे। तो पहला तो हमने डिस्कस कर दिया पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ बिगर चंक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, सो स्टेप 1 में डिस्कस करना, पल्वराइजेशन इज डन। कंसिडरेशन ऑफ ओर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स नोट करें। So coming to concentration of ore, ore का कंसंट्रेशन बढ़ाना, इसे कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर enrichment ऑफ ओर, ओर का enrichment करना, या फिर बेनिफिकेशन ऑफ ओर। तो enrichment ऑफ ओर, बेनिफिकेशन ऑफ ओर या concentration of ore। What do you mean by this things? इसका मतलब होता है सिंपल तरह से कि कोई भी मेटल को आप जब एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है, तो उसमें मेजर इंप्योरिटी हटाई जाती है। ठीक है, रिमूवल ऑफ मेजर इंप्योरिटी, रिमूवल ऑफ मेजर इंप्योरिटीज, मैक्सिमम इंप्योरिटी जो हटाते हैं जिस टेक्नोलॉजी को कंसिडरेशन ऑफ ओर कहते हैं। ये 2 तरीके से किया सकता है, पहला फिजिकल और दूसरा केमिकल। पहला फिजिकल और दूसरा केमिकल। फिजिकल के 3 टाइप है। पहला ग्रेविटी सेपरेशन, सेकंड मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड फ्लोटेशन। ठीक है, ये 3 हमें डिस्कस करना है। केमिकल का एक ही टाइप होता है नोन एज लीचिंग। चारों को हमें डिस्कस करना, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहला डिस्कस करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन नाम से एक बात समझ में आ रही है, ग्रेविटी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम उसको फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। फिजिकल क्यों? ग्रेविटी तो एक फिजिकल फेनोमेना नेचर में होता है, इसमें कोई केमिकल या केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं हो रही है। तो ग्रेविटी सेपरेशन अगर देखा जाए तो 2 तरह से ये भी होता है, आपको ज्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक स्लोप ले लेते हैं, ठीक है, स्लोप ले लिया हमने,
and slope is taken. Let's see. This is given. स्लोप है, स्लोप में बैरियर्स लगा देते हैं, छोटे छोटे बैरियर्स बना दिए। ये क्या होना है? बैरियर्स। ओके, बैरियर्स में जनरली अगर देखा जाए तो कई बार नेट भी लगा देते हैं, ये छोटे छोटे बैरियर्स बना देते हैं। ये हमने मान लो बीच में स्लैब खड़ा कर दिया। अब क्या करते हैं, ऊपर यहां से जो आपका ओर है, कैसा ओर? इम्प्योर, क्योंकि स्टार्टिंग में मिट्टी के साथ आएगा ना, तो ये हमने डाला ओर के साथ इम्प्योरिटी भी आएगा, ये ऊपर से हमने डाल दिया। ये रेड वाला क्या हो गया आपके पास? ओर। स्लोप के चलते नीचे आने लगेगा, और नीचे लाने के लिए ऊपर से रनिंग वाटर पास कराया जाता है। ऊपर से क्या पास कराना? रनिंग वाटर। ऊपर से पास करा है रनिंग वाटर। काफी तेज धार में आ रहा है, ठीक है, और वो साथ में आ रहा है। अब समझो ग्रेविटी सेपरेशन किस में अप्लाई किया जाता है? तो ग्रेविटी सेपरेशन जनरली कार्बोनेट या ऑक्साइड के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए यूज करते हैं जनरली, इट इज यूज फॉर कार्बोनेट और ऑक्साइड और के लिए। कार्बोनेट यूज करो या फिर ऑक्साइड के लिए यूज किया जाता है। तो हुआ क्या, हमने ओर इम्प्योरिटी डाला और रनिंग वाटर भी पास कराया। होता क्या है, आपका जो ओर होता है, कार्बोनेट ऑक्साइड हेवी होता है। तो ये जो बैरियर्स हमने बनाए थे, इन बैरियर्स में फंस जाता है। तो ये भी चीज है, अगर उसको रोकोगे तो रुक जाएगा ना। यहां पे क्या आ गया? ओर आ गया, ऐसा प्योर। यहां पे क्या आ गया? ओर आ गया, प्योर। और जो इम्प्योरिटी थी, इम्प्योरिटी क्या थी? मिट्टी, वो तो वाटर से घुल जाती है। फ्लो में आ रहा है वाटर, तो घुल गई, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे इकट्ठा हो जाएगा आपका इम्प्योरिटी। तो मेजर इम्प्योरिटी को हटाने का तरीका है रनिंग वाटर के साथ इम्प्योरिटी नीचे आके साथ में वाटर। और कहां रहते हैं? और इन बैरियर्स में रुक गया। तो इसको हम कहते हैं, जैसे स्लोप था टेबल की तरह, ये Will-Fili टेबल, Will-Fili टेबल। पहला क्या है ग्रेविटी सेपरेशन का? फर्स्ट इज Will-Fili टेबल। क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं, डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझ में आता है। Will-Fili टेबल में क्या होगा, वो ऊपर से निकल रहा वाटर है, हेवी और चलते वो क्या होगा, बैरियर से रुक जाएगा और इम्प्योरिटी पानी के साथ नीचे चला जाएगा। दूसरा है हाइड्रोलिक वॉशिंग। सेकेंड इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या करते हैं, आपने फाउंटेन देखा होगा, फाउंटेन से पानी बहुत फोर्स से निकलता है। एक फाउंटेन लगा देते हैं नीचे। ब्लू अगेन क्या है, वाटर है, इट्स नथिंग बट वाटर, क्योंकि काफी फोर्स से बाहर निकलेगा। ऊपर खाली है स्पेस, यहां से क्या डालेंगे हम लोग, यहां से हम डालेंगे यहां से हम लोग डालेंगे और प्लस गेन लिखी तो इम्प्योरिटी को, और प्लस गेन अगेन। और तो काफी हेवी है और नीचे फोर्स से पानी आ रहा है, पानी इकट्ठा होते आ रहा है, कलेक्ट हो रहा है। और यहां पे स्पेस छोड़ देते हैं, यहां से क्या होगा,
जैसे जैसे पानी ऊपर बढ़ेगा, सिर्फ नीचे फोर्स से आ रहा है तो इम्प्योरिटी अपने साथ मिक्स कर लेगा, तो इम्प्योरिटी मिक्स हो जाएगी, इम्प्योरिटी यहाँ से बाहर निकल जाएगी। बट और इसका कार्बोनेट और ऑक्साइड का जो कि काफी हेवी होता है, और क्या होगा, और डिपॉजिट हो जाए। प्रेशर साफ निकल रहा है, हाइड्रोलिक फोर्स लग रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग। वाटर कम में डालो, ऊपर से और साथ में मैट्रिक्स आ रहा था, साथ में इम्प्योरिटी बाहर निकल गई, और यहाँ नीचे क्या हो गई, और डिपॉजिट हो गई। दोनों में ग्रेविटी का ही यूज है, ग्रेविटी चलती है और डिपॉजिट हो रहा है, भारी है नीचे आगे, ग्रेविटी चलते ही क्या हो, प्लैंक पे फंस गया। ठीक है, ये मेन रीजन यही था प्लैंक में फंसने के लिए। रियलिटी में प्लैंक का नाम जो बाइब्रेट्स में लिखना उसको भी रिफल्स करते हैं, चाहो तो आप ये लिख सकते हो, रिफल्स में फंस गया। तो ओवरऑल क्या हुआ, ग्रेविटी का यूज करके हमने किया। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ग्रेविटी सेपरेशन इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ वॉर। क्वेश्चन सिंपल सही बनेगा, कार्बोनेट ऑक्साइड वॉर के लिए यूज होता है। अगर आपसे पूछना चाहे ये भी कर सकते, डायग्राम दे दें, अब पूछिए कि विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज दिस, ये है कंसंट्रेशन ऑफ ओ। ठीक है, कार्बोनेट ऑक्साइड और के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ यूज होगा। यू कैन यूज इट फॉर Fe2O3, हेमाटाइट के लिए यूज कर सकते हैं। इवन अगर चाहूं तो मैं Al2O3 के लिए यूज कर सकता हूँ, बॉक्साइड के लिए यूज कर सकता हूँ। बेसिक है, पानी से हम एक वॉशिंग करते हैं, दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन। आई थिंक ये बात भी क्लियर हो गई होगी, प्लीज नोट इट डाउन। So gravity separation is done। अगला फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल देखते हैं, वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। सेकेंड इज मैग्नेटिक सेपरेशन है आपके पास। सेकेंड फिजिकल इनरिचमेंट टाइप, नाम से आइडिया लग रहा है क्या होगा, मैग्नेट का यूज। ठीक है, तो ये कहां यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर द ओर, used for the ore in which ore or the gangue, ore या फिर gangue is magnetic। ore भी हो सकता है या फिर ये प्योरिटी वो भी मैग्नेटिक हो सकता है, एंड अदर इज नॉन मैग्नेटिक। दोनों नहीं, एक को मैग्नेटिक होना है, दूसरे को नॉन मैग्नेटिक होना है। अगर सेपरेटली नहीं हो पाएगा, एक को मैग्नेटिक रखिए, दूसरे को नॉन मैग्नेटिक। देखते कैसे हो सकता है। दो रोलर्स लगा देते हैं, ठीक है, दो रोलर्स लगा देते हैं, दो पहिए समझ लो आप एक तरीके से, इसके ऊपर एक बेल्ट लगा देता है। ये है एक रोलर, इट इज नॉन मैग्नेटिक, ऐसा है, इट इज नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, जबकि ये क्या है, ये वाला मैग्नेटिक होगा, ये वाला मैग्नेटिक रोलर होगा। वन इज नॉन मैग्नेटिक, अनदर वन इज मैग्नेटिक। ओके, ऊपर क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे हम लोग यहां पे इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू क्या गिरता है, हमारा ओर गिरता है, और ओर अभी तो इम्प्योर है, तो ओर प्लस मैट्रिक्स। मैं कभी मैट्रिक्स लिखूंगा, कभी गेन लिखूंगा, कभी इम्प्योरिटी लिखूंगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉमन नेम है, आपको यूज टू होना है इस चीज का। ये धीरे धीरे क्या करेगा, गिरने लगेगा, ओर प्लस मैट्रिक्स के ऊपर गिरेगा। ये बना किस चीज का, तो लेदर का बेल्ट है। अब वो बता, लेदर इज नॉट मैग्नेटिक, लेदर का बेल्ट। आपने देखा होगा जस्ट लाइक जब आप जाते हो एयरपोर्ट पे या एस्केलेटर्स पे, जो मूव करता है ऑटोमेटिक, तो ऐसी पट्टी जो लगी हुई है, इस पट्टी इन दोनों रोलर्स पे मूव कर रही है, दोनों को अलाउ करते हैं कि क्या करें, मूव कर रही है।
मूव कर रही है, घूमते जाएगा क्लॉकवाइज, ये क्या होगा, और इम्प्योरिटीज के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, मूव कर रहे हैं। बट जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा मैग्नेटिक रोलर पे, तो दोनों में से एक पार्ट मैंने क्या कहा था, मैग्नेटिक है, तो जो भी मैग्नेटिक पार्ट है वो इससे क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, और नॉन मैग्नेटिक पार्ट क्या होगा, वो आगे जाके गिरेगा, आगे जाके गिरेगा और एक कंटेनर में रखा जाएगा। अब तो आप होशियार हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, एंगल अगर मैं बता दूं तो आप मैक्सिमम डिस्टेंस भी निकाल लोगे। अच्छा सवाल तो भी है अपने में, ठीक है, लीव दैट। बट हमें तो कैसे से डिस्कस करना है, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होगा, यहां पे जो गिरा ये कैसा पार्ट है, इट इज नॉन मैग्नेटिक पार्ट, ये नॉन मैग्नेटिक पार्ट है, जबकि मैग्नेटिक पार्ट इससे अट्रैक्ट हो चुका है, इससे अटैच हो चुका है, और जैसे ये मैग्नेट खत्म होगा यहां के गिरेगा। ये कौन सा पार्ट है, ये है मैग्नेटिक पार्ट, एक मैग्नेटिक पार्ट है, दूसरा नॉन मैग्नेटिक पार्ट। तो इस तरह से क्या हो गया, दोनों सेपरेशन हो गए। अब मैंने कहा कि और भी मैग्नेटिक हो सकता है और इम्प्योरिटी। एग्जाम्पल देखो वैसा, Fe2O3, Fe3O4 ही ले लेते हैं, नाम ही क्या है, मैग्नेटाइट। ये क्या हो गया, और आपका मैग्नेटिक हो गया। इम्प्योरिटी क्या होती है, मिट्टी, सॉइल, ये फिर आप कह सकते हैं इसको सिलिका। इट इज नथिंग बट इट इज नोन एज सिलिका। इसे मैग्नेटिक कौन है, दिस वन इज मैग्नेटिक। ओके, साथ मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक। तो एक एग्जांपल थी होगी, तो काफी आसान है। आयरन का मैक्सिमम मोड्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन लगेगा, तो ये तो आसान है। अच्छा सवाल क्या है, अच्छा सवाल ये है कि ऐसा बताओ और जो खुद नॉन मैग्नेटिक हो और इम्प्योरिटी क्या मैग्नेटिक, उसका आंसर है SnO2। इसका नाम है, कॉमन नेम है इसका, एक तो कहते हैं इसको टिन स्टोन या फिर कहते हैं कैसेटराइट, कैसेटराइट, टिन स्टोन कहेंगे या फिर कैसेटराइट। ये क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है, ये टिन का ओर है, कैसा है, नॉन मैग्नेटिक। इसमें जो इंप्योरिटी पाई जाती है वो होती है MnWO4, ठीक है, MnWO4। ये वुल्फ्रम का इंप्योरिटी है, इसको कहते हैं वुल्फरमाइट। MnWO4 also है वुल्फरमाइट, ठीक है। ये जो आपका इंप्योरिटी है वुल्फरमाइट, MnWO4, it is nothing but magnetic in nature। SnO2 plus MnWO4, ये जो इंप्योरिटी है इट इज मैग्नेटिक। ये एग्जांपल होगा आपका सेकंड का, टिन स्टोन प्लस वुल्फरमाइट इज एग्जांपल फॉर योर मैग्नेटिक सेपरेशन, या और क्या, नॉन मैग्नेटिक, और इम्प्योरिटी क्या, मैग्नेटिक, ठीक है। SnO2 is the formula for tin stone। डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं tin stone का फॉर्मूला क्या, ठीक है, हो जाएगा। आई थिंक काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोसेस तो आसान है, मैग्नेटिक बेल्ट है, ड्रॉ किया, रोलर मूव किया, नॉन मैग्नेटिक आगे गिर गया, मैग्नेटिक पहले गिर गया। ओवर भी मैग्नेटिक हो सकता है, इम्प्योरिटी भी मैग्नेटिक हो सकती है, ठीक है। और क्या है, और इज SnO2 MnWO4। इनफैक्ट वुल्फरमाइट एक मिक्सचर होता है MnWO4 का साथ ही साथ FeWO4 का, इट इज मिक्सचर। कॉमन नेम वुल्फ्रम का है, दोनों मैग्नेटिक होते हैं, अगर हम मैग्नीज की चलते बोथ आर पैरामैग्नेटिक, ठीक है। एग्जांपल आई थिंक सफिशिएंट है, प्रोसेस लिखना लिखिए, नोट इट डाउन। अगला जो प्रोसेस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज फ्लोट फ्लोटेशन। सो नेक्स्ट क्लास में यूज हम करते हैं फिनिश, क्योंकि यहां पे बस आपको इतना करना है, थ्योरी को पढ़ लो, ओर्स के नाम में दे रहा हूं, ओर्स के नाम याद करो। ओर्स के नाम अगर याद नहीं होंगे तो तकलीफ बहुत होगी, ठीक है। तो
Please finish that. Okay. Please note it down. क्लास के क्वेश्चंस देख लेते। लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, तो एक क्वेश्चन तो मैंने ये दिया था कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो है उसका हाइब्रिडेशन ये सब बता। आप ओवरऑल होगा क्या आपके पास कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है Fe2O5 साथ में NO फिर जो मैंने लास्ट क्लास में ही दिया था। आयरन इज यहाँ पे अगर देखा जाए ये +1 है एंड दिस इज +2, तो ऑब्वियसली आयरन +1 है। आयरन +1 मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक 4s में होगा 3 4 1 2 3 4 5 6 ऐसे था D6। और ऊपर क्या था? यहाँ पे है 4s इस तरह से रखा हुआ होगा। अब H2 इज वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड है आपके पास, तो ब्रेकिंग करेंगे 2 ऑर्बिटल ऊपर। वीक फील्ड का मतलब क्या हुआ? पेयरिंग की अगर बात करते हैं तो पेयरिंग नहीं होगी। 4s 4p 4s 4p and 4d पुट करने कितने 6 आपके पास लिगेंड से। तो ऐसे तो पहले से एक इलेक्ट्रॉन था। हाइड्रेशन जब भी लिखते हैं 6 के लिए तो sp3d2 या फिर d2sp3 लिखते हैं। यहाँ एस तो ऑक्यूपाइड है, तब क्या करें? इसलिए क्या होता है कि एस ऑक्यूपाइड है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जंप करके आगे डी में चला जाता है, सो दैट कि आपके पास एक एस ऑर्बिटल खाली हो। एस ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के क्लोज होता है, एस की प्रेजेंस जरूरी होती है। तो हाइब्रिडेशन क्या रह जाएगा इसका? sp3d2। पैरामैग्नेटिक है ग्रुप and outer D complex and outer D magnetic and outer D complex। कलर होता है इसका ब्राउन कलर का दिखता है। जब उसको टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, टेस्ट ट्यूब में रखते हो तो इसकी साइड के लिए कोई ब्राउन तरह से यहाँ पे एक रिंग बनाता है, ब्राउन रिंग फॉर्मेशन करता है ब्राउन कलर का। इसको ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कलर क्यों है? कि NO पे चार्ज रहता है प्लस, प्रेजेंस ऑफ चार्ज प्रेजेंस ऑन द NO, जो कि न्यूट्रल लिगेंड की तरह भी काम कर सकता है और पॉजिटिव लिगेंड की तरह भी। तो ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर कलर आता है। दिस इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। एक ने मुझे आंसर दिया है तो दैट वाज करेक्ट। बस इतना समझना था कि एस ऑर्बिटल में प्रेजेंस जरूरी है। अच्छा केस है, क्वेश्चन रिपीट होता है कई बार, तो प्लीज इसको भी लिख ले। जिसने कर लिया वेरी गुड। एक क्वेश्चन और था ब्राउनिंग के अलावा, नोट कर लीजिए अगर नहीं किया तो। अगला केस लिख देता हूँ। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड था, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सोडियम आयरन साइनाइड 5 NO। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड तो काफी आसान सा केस है। जैसे क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको हिंट दे ही दिया था, ये +1 में -5 है, तो आयरन क्या है? +2, D6 सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये जो D आपके पास दे रखा है टूटेगा से ऊपर नीचे। इस केस में क्या हो सकता है? पेयरिंग हो सकती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा देना 6 लिगेंड से आपके पास। 1 2 3 4 5 6 6 लिगेंड से। हाइब्रिडेशन की बात करें तो D 4s and 4p। हाइब्रिडेशन D2 sp3 octahedral जरूर किया जाएगी। पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, इट विल बी
डायमैग्नेटिक एंड इनर्टिक। ये तो बस प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिया था, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा चुके हैं। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया आप लिख लीजिएगा। मेटलर्जी हम लोग स्टॉप किया मैग्नेटिक सेपरेशन पे। नेक्स्ट क्लास फोर्थ रोटेशन डिस्कस करेंगे, लीचिंग डिस्कस करेंगे फर्दर मोर। सो प्लीज जो आपके पास कोर्स के नाम जाएंगे उसे आप याद कर ले। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वी विल स्टॉप हियर। ओके, थैंक यू।